स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे राउंड ट्रिप इफिशिएंसी के बारे में, यानी कि आरटीई के बारे में। तो ये समझते हैं, तो ये है क्या? आप समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है जिसे हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से प्लांट्स बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से व्हीकल्स बनाए जाते हैं। एनर्जी स्टोरेज का और एनर्जी कैरियर का दो अलग अलग है, लेकिन घुमा फिरा के एक ही चीज़ के बारे में बात करें। एनर्जी अगर आप कहीं रखना चाहते हैं तो जनरली दो बड़े सिस्टम के बारे में आप सोचोगे, जैसे बैटरी हो गया और हाइड्रोजन हो गया। अब रहा बात कि इसका मतलब एकदम आम भाषा में क्या है, इसका आम भाषा का मतलब होता है कि आप कितना किलोवाट आवर डाल रहे हैं वर्सेस कितना किलोवाट आवर निकाल रहे हैं। और इसे कई बार यूनिट्स भी बोला जाता है, क्योंकि आपको पता होगा बिजली में बिजली का जो बिल आता है उसमें कहते हैं कितना यूनिट खर्च हुआ है, 100 यूनिट खर्च हुआ है, 500 यूनिट का, वो यूनिट क्या है? किलोवाट आवर। तो जैसे अगर आप टाटा का इसको चार्ज कर रहे हैं, आपने मान लीजिए 100 यूनिट का बिजली खपाया, तो कितना आपके चक्कों को जा रहा है वो नापा जाएगा कि भैया चक्का का जो ट्रैक्शन मोटर है वो कितना जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि आपने 100 खाया, 95 वहां चला गया, अच्छा माना जाएगा। 100 खाए सिर्फ 80 गया, गड़बड़ हो जाएगा। और 100 खाया और सिर्फ 40 गया, बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और यही समझिए कि आपको हमेशा बिजली के लिए पैसा देना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता कि वो इससे बन रहा है या उससे बन रहा है, सोलर से बन रहा है या विंड से बन रहा है, आपको उसके लिए पैसा देना है। ये सारे इक्विपमेंट फ्री के नहीं आते। बिजली का कोई भी इक्विपमेंट फ्री नहीं है कि बस आप बस आसमान में लेटे हुए हो और बस आ गया। वैसे नहीं होता, उसके लिए सारा चीज का वो मेहनत करना पड़ेगा। तो उसको वेस्ट करना कि ठीक है अरे आ रहा बिजली हम वेस्ट कर देते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका दो पेनल्टी होता है। पहला पेनल्टी एक्सपेंसिव। अभी सब कोई रोना रो रहे हैं कि भैया ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मेरा तकलीफ हो रहा है कि भैया पनीर रोल जब देखो तब दाम भागते जा रहा है उसका। तो वो तो पहला दिक्कत हो गया कि सब लोगों को तकलीफ होगा, भैया आपका दाम भाग रहा है हर चीज का, हर खाने वाले आइटम का। और दूसरा होगा वेस्ट हीट से भी आपको डील करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी गायब नहीं हो जाती है, वो वेस्ट हीट में बदल रहा है। तो अगर जैसे मान लिया आपके पास दो केमिस्ट्री वाले आते हैं, जैसे मान लिया आपके पास पैनासोनिक आता है और तोशिबा आता है। तोशिबा बोलता है सर हमारा सेल थोड़ा महंगा है लेकिन ज्यादा एफिशिएंट है। पैनासोनिक बोलता है सर हमारा सस्ते में निपटा देंगे, आप सस्ता ले लिया। अब रहा बात की, अब आप देख रहे हो सर मेरा बैटरी बॉक्स बहुत गर्म हो रहा है, क्योंकि वो इनएफिशिएंट है। वो वही वाली बात होती है कि इफिशिएंसी के लिए आपको पैसा देना पड़ सकता है, वो फायदेमंद साबित हो जाता है कई बार। जैसे कि मान लिया आपने 10 किलोवाट डाला अपने बैटरी बॉक्स में और उससे सिर्फ 6 ही किलोवाट निकाल पा रहे हैं, भले ही यह सस्ता है, ये चलाने में आपको बहुत महंगा पड़ेगा। वहीं पे कोई महंगा बॉक्स है जिसमें आप 10 किलोवाट डाल रहे हैं और 9.8 किलोवाट निकाल पा रहे हैं यूनिट में, तो वो कहा जाएगा कि भाई ठीक है भले महंगा है, लेकिन कई सारे केसेस में हुआ भैया वो महंगा ले लो लेकिन उसे लॉन्ग टर्म यूज कर सको। और वही समझिए बैटरी में बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे आपका हो गया स्टेट ऑफ चार्ज, फिर हो गया डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, कितना आप डिस्चार्ज कर रहे हैं। 100% आपको डिस्चार्ज करने नहीं दिया जाएगा, ऑलमोस्ट कोई केमिस्ट्री उसको ठीक से नहीं बर्दाश्त कर सकता है। और जो जो नॉर्मली कार में होता है मैंगनीज कोबाल्ट वाले, अल्युमिनियम मैंगनीज कोबाल्ट, ये सब एक्चुअली 80% मतलब यूज करने देगा, लास्ट 20 बचा के रखे रहेगा। तो वो हो गया, वो एक ऑलरेडी लिमिट हो गया, लेकिन उसको आप इग्नोर कर सकते कि मैं एक बार डाल दिया था, वो एक बार वो लॉक कर दिया, बस काम खत्म। फिर हो गया राउंड ट्रिप एफिशिएंसी, आपका हीट लॉस हो गया, जिसमें आता है आपका चार्जिंग लॉसेस, जो आप चार्ज कर रहे हैं तो हीट जो बन रहा है, डिस्चार्ज कर रहे हैं तब भी हीट बनता है उसमें भी, और सेल्फ डिस्चार्ज रहती है, बैटरी कितना स्पीड से अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा है। तो ये सारा से आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला तो आपको पैसा देना पड़ेगा जो सबको चुभता है, दूसरा जो इंजीनियर्स हैं उनकी बैंड बजेगी भैया इतना वेस्ट एनर्जी का करें क्या। तो इसीलिए राउंड ट्रिप एफिशिएंसी हर सिस्टम का समझना जरूरी है, नहीं तो भूखे मारे जाएंगे। अब बात करते हैं लॉसेस के बारे में। तो लॉसेस आ कहां से रहा है, तो यहां पे समझना बहुत जरूरी है। यूनिवर्स का लॉ है कि आप 100% नहीं पहुंच सकते। आप 99.9999 इन्फिनिटी तक जाइए लेकिन 100 नहीं आएगा, कुछ भी कर लीजिए। तो इसमें बड़े बड़े जो लॉ हैं जो इसको बोलता है कि सर आप नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं लॉ के। तो सबसे बड़ा कैटेगरी है थर्मोडायनेमिक लॉसेस, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये अगर पढ़ा तो काम खत्म, मतलब थर्मोडायनेमिक के रास्ते से अगर आप कुछ कन्वर्ट करें, इसीलिए हीट इंजन जितने भी होता है, जैसे कि आप गर्मी बना रहे हैं उससे बिजली बना रहे हैं, वो हमेशा इतना इनएफिशिएंट क्यों होता है? फर्क नहीं पड़ता, पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, हाइड्रोजन हो, जब भी आप कुछ जला रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, टरबाइन चला रहे हैं या स्टीम इंजन चला रहे हैं या स्टर्लिंग इंजन चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, वो बहुत इनएफिशिएंट होता है। क्यों? थर्मोडायनेमिक्स बोल रहा है ना जी ना। तो वो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, वहां वाले पे तो आप लड़ ही नहीं सकते। फिर दूसरा हो गया जब भी आप बैटरी उटरी के बारे में बात करें या कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे आता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जूल हीटिंग जिसे कहा जाता है। यानी कि जो भी एनर्जी आपका जा रहा है, सुपर कंडक्टर नहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और मान लीजिए सुपर कंडक्टर आप इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन बैटरी तो सुपर कंडक्टर नहीं रहे ना, उससे तो -20 में ही बोल जाता है। तो ऑब्वियसली बैटरी जो है सुपर कंडक्टर नहीं है, तो उसमें जो एनर्जी आ रहा है जा रहा है उसमें वो जिसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उससे वो गर्मी पैदा करता है। तो वो
फंडामेंटली वहाँ पे एनर्जी लॉस होगा ही, इसीलिए चार्जिंग में भी लॉस होता है, डिस्चार्जिंग में भी लॉस होता है। ये फंडामेंटल, आप इसे कम कर सकते हैं, ज़ीरो नहीं कर सकते। फिर हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल लॉसेस, यानी कि जब केमिस्ट्री का आप हो रहा है कि लिथियम आयन इधर से उधर जा रहे हैं, वो बस ऐसे नहीं कि बस हैं हम चले गए 100 का 100% लेके चले गए, वैसे नहीं होगा। उसमें मतलब एक पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, उसको पुश करना पड़ता है, वहाँ पे भी एनर्जी लॉसेस होते हैं। और फिर आपका बहुत सारा मैकेनिकल सिस्टम, अगर आप बात करें जैसे पंप्ड हाइड्रो है, तो पंप्ड हाइड्रो में आप कहोगे थर्मोडायनामिक्स का कुछ नहीं हो रहा है, ये बात एकदम सही है। कि केमिकल का भी कुछ नहीं हो रहा है, ये बात भी सही है, लेकिन उसमें मैकेनिकल फ्रिक्शन और वेयर एंड टेयर आपका बैंड बजा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं कुछ बड़े बड़ों का नाम ले रहा हूँ। थर्मोडायनामिक्स तो दादाजी हैं, फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल लॉसेस, मैकेनिकल फ्रिक्शन एंड वेयर, ये सब सब मिला के गारंटी दे देता है अंडर नोन लॉज ऑफ यूनिवर्स कि कुछ कुछ सिस्टम ज़्यादा इनएफिशिएंट होगा, कुछ कुछ सिस्टम बहुत कम इफिशिएंट होगा। आप इसे नहीं चेंज कर सकते। अगर कोई आपको चूना लगा रहा है कि हम इसको बहुत एफिशिएंट बना लिए हैं, बोरिया बिस्तर पैक कीजिए और निकल लीजिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये सब तो कुछ बताया अभी, और अब जो लोग पढ़ाई करते हैं फिजिक्स पे पीएचडी लेवल पे, वो और डिटेल आपको बताने लग जाएंगे। तो वही समझिए, ये 100% इम्पॉसिबल कर देता है। अब यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो मैंने आपको इतने सारे लॉ बताए, जैसे यही 4 को ले लीजिए, तो इसमें हर की पेनल्टी सेम नहीं है। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल लॉसेस है वो है, बुरा नहीं है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज आपसे नहीं खाता है। अब वहीं पे जो आपका थर्मोडायनामिक है, वो सबसे ज़्यादा पेनल्टी देता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। थर्मोडायनामिक और केमिकल लॉसेस जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्सिंग है। वो आपका 55 टू 70% एनर्जी वेस्ट करा सकता है। तो मतलब आप सोच रहे हो कि हमने 100 किलोवाट का एनर्जी खाया, आप बहुत खुशकिस्मत रहे तो समझिए 45 आप दे पाएंगे, वो भी बहुत खुशकिस्मत रहे तो ये बहुत ज़रूरी है। और वहीं पे अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल लॉसेस से, मतलब फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे, वो मॉडरेट लॉस देता है, इतना बुरा नहीं देता। वो आप चाहें तो 1% से 5% के अंदर निपटा सकते हैं। तो ये सारे लॉ ऑफ फिजिक्स, जैसे आप बैटरी देख रहे हो, बैटरी में आपने डाला, चार्ज में थोड़ा सा वेस्ट हीट निकल गया, चार्जिंग लॉसेस जो बना रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस से हो गया। फिर आपने जो फुल चार्ज है वो हुआ, थोड़ा सा सेल्फ डिस्चार्जिंग हुआ। फिर आप उसे यूज़ करने का कोशिश किए, तो उससे भी डिस्चार्जिंग लॉसेस हुए जो हीटर की तरह में, और आपको जो फाइनल डिलीवरी मिली, ऑलमोस्ट जितना डाले थे ऑलमोस्ट घूम फिर के आपको उतना मिल सकता है। लेकिन वहीं पे अगर आप हाइड्रोजन सिस्टम्स में देखेंगे, अगर आपके पास पैसा है तो प्लैटिनम से आप खुद भी बना सकते हैं। तो अगर आप डीसी डालते हैं तो पहले आप पानी को तोड़ दे रहे हैं, ठीक है, बल्ले बल्ले आपने पानी को तोड़ दिया, उसमें 2 कंपोनेंट निकला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकला। आप थर्मोडायनामिक्स का कैलकुलेशन कीजिएगा, वहीं पर बहुत लॉस आ गया। अब रहा जब आप उसे उल्टा कर रहे हैं, फिर आप थर्मोडायनामिक्स के रास्ते से जा रहे हैं कि आप उसे रिएक्ट करा रहे हैं, मतलब वही बोला थर्मोडायनामिक्स और केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो फिर से आपका लॉस करेगा। तो ये और ये स्टेप में इतना लॉसेस होता है कि बहुत खुशकिस्मत रहे तो 30 टू 40% यूजफुल आएगा। वो 40 भी मैं बहुत ज़्यादा बटर मसाला लगा रहा हूँ, उतना रियल लाइफ में बहुत कम ही को मिलता है। मतलब लैब में आप एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पैसा पानी की तरह बहा के दिखा सकते हैं, लेकिन जनरली उतना नहीं मिलेगा। और ये लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पर, ये मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत लोग बहुत कम अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इस चीज़ का कि अरे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। सर ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, ये 10,000 ईयर बाद भी यही रहेगा, 50,000 ईयर पहले भी यही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। आप लॉसेस कम कर सकते हैं, घटा नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि थर्मोडायनेमिक का लॉसेस इतना कम हो जाए जितना आपका इलेक्ट्रोकेमिकल लॉसेस है। फिजिक्स नहीं अलाउ करता है, और फिजिक्स बदलता नहीं है। फिजिक्स इंसान खोजता है कि जैसे होता है ना कि माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट हमने नहीं बनाया, वो बस हमने खोज लिया तो उसको नाम डाल दिया। वैसे ही साइंस में फिजिक्स में लॉज होते हैं, उसे हम लोग नाम दे देते हैं, हम बनाते नहीं है। तो वैसे ही समझिए, कुछ कुछ लॉ है, था, है और रहेगा। और इसीलिए आपको कोई भी चूना लगा रहा है, खासतौर पे कोई भी ऐसा स्टेप में जिसमें थर्मोडायनेमिक रास्ते से चल रहा है, या मतलब समझिए आप थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी और चीज़ में, और उसमें आपको बोला हाँ सर 90% इफिशिएंट है, 99% इफिशिएंट है, बोरिया बिस्तर पैक कीजिए और निकल लीजिए, हुआ हो रहा है वहाँ पे। तो ये लॉसेस फिजिक्स लेवल पे, और इसीलिए बैटरी आपका इतना एफिशिएंट होता है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ डील करना है इलेक्ट्रोकेमिकल लॉसेस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लॉसेस है, जो कि काफ़ी कम पेनल्टी मांगता है। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोरेज के बारे में। तो एनर्जी स्टोरेज में सबसे ऊपर आता है आपका सुपर कैपेसिटर के लेवल पे। ये ऑलमोस्ट 95 टू 98% आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप इसमें 100 वाट आवर, ये 100 यूनिट बिजली डालते हैं, ऑलमोस्ट 95 तो बिना दिक्कत के ही निकाल सकते हैं। 98 तक अगर टेम्परेचर सही रहा तो 98 तक निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कन्वर्शन नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ स्टैटिक मतलब ये समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी रोक दे रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट नहीं हो रही है केमिकल वाले में। तो ये काफ़ी इफिशिएंट होता है। यानी कि अगर इसमें आप राउंड ट्रिप के मामले में इससे कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, इसका एक पेनल्टी ये होता है कि सेल्फ डिस्चार्जिंग बहुत हाई रखता है। यानी कि एनर्जी डालिए निकालिए, अगर आप फटाफट कर रहे हैं, इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैंने इसको चार्ज कर दिया और रख दूँ, तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा, ये उसका एक पेनल्टी है।
क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तौर का मेन लॉसेस होता है, ओमिक लॉस, यानी कि जो रेजिस्टेंस है, जो मटेरियल है, कंडक्टर है, उसका जो लॉसेस है वो होता है। और इसका पेनल्टी बहुत कम, मतलब 95 टू 98 मिलता है मार्केट में। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एकदम बहुत महंगा खर्च करना पड़ेगा, कुछ नहीं, नॉर्मल चीज़ है। ये कंपनी जैसे मैक्सवेल टेक्नोलॉजी, इसको टेस्ला ने खरीद लिया, इनका पैकेजिंग टेक्नोलॉजी से ही जो टेस्ला का बड़का वाला सेल आ रहा है वो इन्हीं का पैकेजिंग टेक्नोलॉजी से डेवलप करके बनाया, ड्राई इलेक्ट्रोड टेक्नोलॉजी से। फिर आते हैं लिथियम आयन बैटरी। ये भी मतलब इसमें भी प्रोग्रेस हुआ। ये शुरू-शुरू में 85% रहता था राउंड ट्रिप एफिशिएंसी, जब हम लोग इसका हैंडीकैम में ये बैटरी लगा करते थे, जो सोनी लॉन्च किया था। मतलब पेटेंट 1990s में क्लियर हुआ है और इस पे काफ़ी मेहनत की है, दबा के मेहनत की है। तो अब अभी अगर आपके पास पैसा है बम-बम, तो आप 95 तक इसको पुश कर सकते हो। लेकिन ये 98 जाएगा, ये 95 में बोल जाएगा। तो और 95 रियल लाइफ में आपको, क्योंकि समझिए बीएमएस भी काफ़ी एनर्जी वेस्ट कर देता है और बहुत सारा चीज़ है, तो मतलब 90 तो आपको मिलना चाहिए। 92, 93 अच्छी बात है, पैसा है तो 96, 97 तक आप जा सकते हैं। तो ये हो गया लिथियम, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, सिर्फ ओमिक लॉस नहीं है। ओमिक लॉस तो है ही, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो भी ऐड हो रहा है, प्लस इलेक्ट्रोकेमिकल का जो लॉसेस है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो मतलब 85 टू 95% अच्छा रेंज में आता है। फिर वहीं अगर आप सबसे बड़ा बैटरी के बारे में बात करोगे, यानी कि पम्प्ड हाइड्रो, वो 65 से लेके 85% तक चला जाता है। तो रहा बात कि उतना लॉस क्यों हो रहा है, उसमें बहुत सारा मूविंग पार्ट है, यानी कि फ्रिक्शनल लॉसेस बहुत हैं। और जो आपका पंप और टरबाइन है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता है। मतलब एनर्जी को कन्वर्ट करता है, मतलब रोटेशनल को पंपिंग में कन्वर्ट करने में 100% एफिशिएंट नहीं होता है। तो वो वहाँ काफ़ी एनर्जी वेस्ट करता है। प्लस इतने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, मतलब बड़ा टरबाइन है, उस पे बड़े सील्स लगे हुए हैं और उस पे बड़े-बड़े बेरिंग्स हैं, वो सब काफ़ी एनर्जी चूस लेता है। तो ये हो गया एनर्जी स्टोरेज के मामले में। और ये लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे है। ऐसा शायद ही कभी आप कर पाओगे कि इसको आप इतना बना सको। क्या बोला, लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे। इसमें सिर्फ ओमिक लॉस है, इसमें ओमिक प्लस इलेक्ट्रोकेमिकल लॉस है, और इसमें हमेशा प्रॉब्लम आएगा कि वो कभी इतना एफिशिएंट नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारा फिजिकल पंपिंग और टरबाइन लॉसेस हैं, और जो मैकेनिकल साइड इफेक्ट है वो तो है ही। तो ये सब लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे, इसे कभी भी नहीं भूलिए, ताकि आपको कोई चूना ना लगा सके। अब बात करते हैं एनर्जी कैरियर के बारे में। तो यहाँ पे आता है हाइड्रोजन, ठीक है? तो हाइड्रोजन को हम लोग एनर्जी कैरियर कहते हैं, यानी कि आपका हाइड्रोजन आसमान से नहीं गिर रहा है। जो भगवान जाने इंडिया में लोग स्कूल में क्या करते हैं, हज़ारों लोग मुझे बोलते हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ, हाइड्रोजन आ जाएगा। इसलिए कहाँ से आ रहा है सर हाइड्रोजन? हाइड्रोजन आपको बनाना पड़ेगा, इसीलिए उसे एनर्जी कैरियर कहा जाता है, एनर्जी सोर्स नहीं है। फॉसिल फ्यूल हमारे लिए एनर्जी सोर्स है, क्योंकि हम उसे बना रहे नहीं हैं, खोद के निकाल रहे हैं। तो एनर्जी कैरियर है आपका हाइड्रोजन, गैस फॉर्मेट में जनरली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, इस पे हमें मतलब दिल से मेहनत करके इसे बनाना है, क्योंकि ये फीड स्टॉक है इंडस्ट्री का। यानी कि पूरा देश में करोड़ों टन हाइड्रोजन खपत होता है, हमेशा से हो रहा है, 1950 से समझ लीजिए हो रहा है। अमोनिया बनाने में, स्टील प्रोडक्शंस में, बहुत सारे इंडस्ट्री में, बिना अगर हाइड्रोजन का स्टॉक खत्म हुआ, काम खत्म, फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी बहुत सारी। तो वहाँ तो हमें चाहिए, और वहाँ पे अभी अभी हाइड्रोजन कैसे आता है? अभी आता है हाइड्रोजन, आप मीथेन लेते हो, यानी कि सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फिल्टर उल्टर करते हो, उसे हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट एनवायरनमेंट स्टीम से रिफॉर्म कर देते हो, और उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है। वो हाइड्रोजन आप बेचते हैं। जो भी हाइड्रोजन ट्रक देखते हैं मार्केट में आप, कि हाइड्रोजन को कैरी कर रहा है, वो हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है आपका मीथेन को रिप्रोसेस किया जा रहा है। तो अगर उसे एनर्जी के तौर पे आप यूज़ करना चाहते हैं, आप फूँक रहे हैं, और गंदा वाला गांजा फूँक रहे हैं, क्योंकि उससे बेटर रहता है अगर आप सीधे वो मीथेन जिसे प्रोसेस किए उसे सीधे यूज़ कर लेते हैं। एनर्जी, वही बोला, थर्मोडायनामिक वाला स्टेप से आप आ रहे हैं, हमेशा वो लॉसेस देगा। और लॉस छोड़िए ना, आप तो CO2 रिलीज़ ही करती है, बस आँख में नहीं दिख रहा है। सर मेरा शहर में CO2 नहीं निकल, सर वहाँ प्लांट में आप निकाल रहे हो CO2। तो वो एक होता है। अब रहा बात कि ये बहुत वेस्टफुल है, ऐसा क्यों? फिजिक्स में ऐसा क्या है जो इसे वेस्टफुल बनाता है? सबसे पहला फिजिक्स में इसमें आता है कि ये बहुत लो डेंसिटी है, यानी कि जैसे काफ़ी लोग मैं आपको मूर्ख बनाना चाहता हूँ, आपको बोल दूंगा ना, 130 मेगा जूल होता है हाइड्रोजन में 1 किलोग्राम में। तो आप बोलेंगे भैया मुझे नहीं पता 130 का क्या मतलब है। आप ऐसे समझो, पेट्रोल डीजल बहुत हुआ तो 28 से 30 मेगा जूल में रो देता है पर किलोग्राम। तो आप तो बोलेंगे ओए होए होए, 3 गुना ज़्यादा पावर है, क्या ये बात सच है? साइंटिफिकली, मैथमेटिकली ये सत्य वचन है, बस ये झूठ है। बोलेंगे भैया ये सच है, ये झूठ कैसे? क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ाई तो किया नहीं है, मैंने किलोग्राम बताया, आपके दिमाग में बत्ती जल जाना चाहिए। भाई किलोग्राम में हम लोग चीज को नहीं कैरी करते, खासतौर पे ईंधन को। प्लेन में किलोग्राम में ईंधन नहीं डालते, उसमें किलो लीटर्स में डाला जाता है, वॉल्यूम में, यानी कि वो रखेंगे कहाँ। जैसे ही आप उसमें आते हैं कि सर हम रखेंगे कैसे, तो आपके पास सबसे डेंस्ड ऑप्शन होता है हाइड्रोजन का, लिक्विड हाइड्रोजन। वो सिर्फ 8 मेगा जूल होता है, और उसको लिक्विड डीजल से कंपेयर कीजिएगा या लिक्विड पेट्रोल से कंपेयर, या A1 या JP1 से कंपेयर कीजिएगा, वो हो जाता है 32 टू 38 मेगा जूल।
इसीलिए हाइड्रोजन पे आप कोई भी भरपुष्ट चीज़ नहीं चला सकते हो, कैरी नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आपने स्कूल में ध्यान नहीं दिया था कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का एलिमेंट है। उसे कैरी कैसे करोगे? डब्बा में रखोगे कैसे? फिर चूँकि लोग मैथ्स पढ़ते नहीं हैं और स्कूल में पता नहीं क्या करते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि लिक्विड हाइड्रोजन अगर सिर्फ़ 8 दे रहा है, कंप्रेस्ड हाइड्रोजन उससे कम ही देगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस। लिक्विड में अगर नहीं है, गैस में तो होना ही नहीं है। और उसको कहेंगे 300 बार्स का, जो सस्ते में गाड़ी बनाना चाहते हो, 300 बार्स तक हाइड्रोजन डालते हैं। बहुत हुआ तो 4.5 आपको मेगा जूल मिलेगा, और 600 बार्स की भी बात हो रही है कुछ-कुछ जगह पे। वो थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ा सकता है, 5-6 तक जा पाएगा, 8 तक तो जाएगा ही नहीं, लिक्विड हो जाएगा वो। तो इसीलिए आप कैरी नहीं कर सकते। मतलब कि हो ना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कंपनी को अगर आप फ़ोर्स करते हो, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं भी कंपनी में काम कर रहा हूँ, कल को आप आके मेरे को बोलते हो, मेरे को हाइड्रोजन गाड़ी चाहिए। हम बोलेंगे पैसा दो, हम दे देते हैं। हम नहीं लड़ेंगे आपसे। आप हमको पैसा दे रहे हो, हम करेंगे, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोगों को ये समझ नहीं है कि इंजीनियर्स काम करेंगे अगर उन्हें सैलरी मिल रही है। तो जैसे कि ये टुपोलोव 155 क्यों बनाया गया लिक्विड हाइड्रोजन पे चलने के लिए? उस टाइम में भूत खाता था सबको कि हाइड्रोजन पे ट्राई करते हैं, और ऑयल एम्बार्गो भी चल रहा था। तो ठीक है, उन्होंने बना लिया, बनाया, टेस्ट किया, उड़ाया, सब चीज़ हो गया। उसके बाद समझ में आया इसका कोई काम नहीं है, इसको छोड़ दो। त्याग दिया। बीएमडब्ल्यू ने बनाया, ऑडी ने बनाया, ऑलमोस्ट सारी कार कंपनी आज नहीं तो कल बना चुकी है, और बनाया। सबके साथ वही है कि सर है ही नहीं एनर्जी हाइड्रोजन में, कैरी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बोले ना, किलोग्राम बना के हम आपको, पब्लिक को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन जब बिल आता है तो पब्लिक तुरंत सतर्क हो जाती है। सर जी, आप तो बोले ये सस्ता हुआ है, तो चलाने में हमको पेट्रोल से ज़्यादा महँगा आ रहा है, क्योंकि बार-बार रिफ़िल करना पड़ रहा है। क्यों रिफ़िल करना पड़ रहा है बार-बार? क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, डेंसिटी नहीं है, आप कैरी ही नहीं कर सकते। तो ये हो गया सबसे बड़ा साइड इफेक्ट। ये हो गया फिजिक्स लेवल पे, ठीक है? आप इसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। आप बोलो नहीं, हम वो कुछ करके आप उसको मैनेज कर देते हैं। कैसे करोगे पता नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए ये कर देते हैं, सॉलिड मेटल हाइलाइट कर देते हैं तो शायद हो जाए। बस उसका साइड इफेक्ट है कि वजन बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि वो 10% बाय वेट होता है। तो 100 किलो का टंकी में आप सिर्फ 10 किलो हाइड्रोजन ले पाएँगे। वो 1-2 कंपनी ने वो भी ट्राई किया है, उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो वो तो लॉ ऑफ फिजिक्स है जो हर कोई भूल जाता है कि सर आप कैरी कैसे करोगे? अरे हम हाइड्रोजन से प्लेन बनाएँगे। सर बना के हम लोग देख लिए हैं, नया काम आता है। और वो सब में लिक्विड डालना, जैसे कि अभी एयरबस पे यूरोपियन यूनियन ज़बरदस्ती मिसाइल मार रहा है कि तुम बनाओ, हम बैन कर देंगे हाइड्रोकार्बन को 2050 तक में। वो बना रहे हैं, एंड इट्स लाइक हम बस पूछ रहे हैं कि सर आप लिक्विड हाइड्रोजन रखोगे कैसे प्लेन में? क्योंकि ये सब प्लेन जब भी वेटिंग में रहता है, तो वो बॉयल करने लगेगा। रॉकेट्स को हम लोग इसीलिए लॉन्च होने से कुछ सेकंड पहले तक भरते रहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत जल्दी बॉयल करता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट ज़ीरो डिमांड करता है। कोई इंसुलेशन उसे नहीं सँभाल सकता। डालिए, लॉन्च कीजिए। प्लेन में आपको वैसा करना पड़ जाएगा, वो होएगा ही नहीं। प्लेन सर लेट कर रहे हैं, सर फ्यूल खत्म हो गया, फिर से आओ, फिर से लैंड करो, फिर से पे ऐसा चलेगा क्या? बोल रहे बना के ये सारी चीज़, ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ़ सोवियत यूनियन बनाया, अमेरिका भी बनाया। अमेरिका का तो भूत काटा था कि वो ये इसमें बॉम्बर में बनाएँगे, हाई एल्टीट्यूड बॉम्बर में। वो काटा, बनाए, एक्सपेरिमेंट किए, रिसर्च किए, उसके बाद बोले, "सर इसमें एनर्जी ही नहीं तो हम करेंगे क्या?" और उसको अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं मैथमेटिकली, मैथमेटिकली इसका ये मतलब होता है कि अगर आपका जो जेट इंजन है, जो नॉर्मल जेट इंजन है, वो अगर 25% थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी दे रहा है, जो कि आजकल सब देते हैं, आप हाइड्रोजन से नहीं कंपेयर कर सकते। कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका मतलब हो गया आपको हाइड्रोजन में 100% थ्रस्ट मिलना चाहिए, वो होगा नहीं। और अगर इंजन, जो कि आजकल मॉडर्न जेट इंजन आराम से 25 कब का क्रॉस कर चुके हैं, 31 से 45 तक के बीच में हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो कंपेयर है ही नहीं हाइड्रोजन में एनर्जी। और रहा बात कि अगर वो सॉलिड मेटल हाइलाइट से किया, वो तो उड़ेगा ही नहीं, वो भारी हो जाएगा। तो इसीलिए कैरी अगर आप कर ही नहीं सकते तो फ़ायदा क्या है? दूसरा, उसके बाद एक दूसरा साइड इफ़ेक्ट आता है कि पुअर राउंड ट्रिप एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपका जेवीसी है, आपका ट्रक है। ट्रक का ट्रैक्शन मोटर आपसे बोलता है कि सर हमको 1 मेगावाट चाहिए, यानी कि 1000 यूनिट हमको आपसे लेना है। ठीक है, वो मोटर की बात कर रहे हैं। उसका मतलब है कि आपके पास बिल आएगा करीब-करीब, बहुत, बहुत ऑप्टिमाइज़ है, मतलब मक्खन मार के प्लैटिनम आप लगाए हैं, तो 2.5 मल्टीपल में आएगा। यानी कि अगर 1 मेगावाट खा रहा है आपका ट्रक का मोटर, जो कि आराम से खा सकता है, अब आपको लगभग 2.5 देना पड़ जाएगा उसको चार्ज करने के लिए। तो वो पैसा आप ही के पॉकेट से आएगा। इसीलिए कि सरकार को क्या है, सरकार वो हुलुलु कर देगी, आप बिल भरते-भरते मर जाओगे। जो आप लोग सोचिए कि होंडा कब से रिलीज़ कर चुका है, टोयोटा कब से रिलीज़ कर चुका है, कोई लोग खरीद क्यों नहीं रहे? सब लोग खरीदा शुरू-शुरू में। फिर जब बिल आया तो, हैं! इतना महँगा क्यों है? सर आप वेस्ट कर रहे हो बिजली, महँगा क्यों नहीं होगा? तो वही समझिए, ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, इसीलिए मैं ये आपको समझना पड़ेगा। आप 2.9 किलोवाट आवर लीजिए, और ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, जर्मनी गवर्नमेंट का भी अवेलेबल है, आपको जिसका लेना है ले लीजिए, मिल जाएगा। वो उसका 70% आपको मिलेगा,
जब आप उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कर 30 तो आपने यहीं फेंक दिया, फिर आप उसे कंप्रेस करोगे, थोड़ा-सा लॉस होगा। फिर फ्यूल सेल में बहुत बचा-खुचा आप फेंक दोगे। फिर आप उसे मतलब चलाओगे मोटर ड्राइवर में, फिर मोटर ड्राइवर से चक्का चलेगा। चक्का के पास आएगा बारली 34%। 100 से अगर 100 यूनिट आप स्टार्ट किए थे, 34 यूनिट जा रहा है आपका मोटर में। काफ़ी नहीं है। इसीलिए जब जर्मनी ट्रेन बनाया, ट्रेन बनाने के बाद प्यार से जब बिल आया, छोड़ दो। और बाय द वे यहाँ पे आपको 3 चीज़ का पैसा देना होगा, इसीलिए टोयोटा, मराया ये सब में बैंड बजा सबका, कि पहला तो दाम आपको 3 गुना ज़्यादा देना है, एनर्जी आप फेंक रहे हो, पैसा तो लगेगा सर। फिर होता है ट्रांसपोर्ट करना है, बिजली वाला बेनिफिट नहीं है कि सर ग्रिड है उसमें हम एक प्लग लगा रहे हैं, वो बेनिफिट नहीं है। ट्रांसपोर्ट करना है, फिजिकली ट्रक लगा के कुछ भी करके वो ट्रांसपोर्ट करना है। फिर पानी का खर्चा, ये मैं हर जगह देख रहा हूँ, पानी गायब हो जा रहा है। और बाय द वे पानी में आपको ये समझना पड़ेगा, 1 लीटर हाइड्रोजन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा लीटर आपको पानी उड़ाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? पानी में सबसे ज़्यादा मास के हिसाब से 88% ऑक्सीजन होता है, क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ा नहीं है कि ऑक्सीजन बहुत भारी एलिमेंट है कंपेयर टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इतना बड़ा है, हाइड्रोजन 2 छोटे से बॉल्स आते हैं बस। बहुत पानी गटकिएगा तब जाके थोड़ा सा हाइड्रोजन मिलेगा, तो उसका भी खर्चा आप ही से लिया जाएगा ना। अब आप मूर्ख हो, हाइड्रोजन पे हुलुलुल करो तो आपसे ही नाम पैसा लेंगे भाई। ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ, मैं तो एज ए सेलर बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास आके बोलता है हमको हाइड्रोजन चाहिए, अरे लीजिए ना सर, बस बिल देते जाओ आप, मेरे को क्या लेने देना, आप गड्ढा खोद के उसमें कूद रहे हो। तो पहला तो 3 गुना आपको बिजली का था, वो मैं ऑप्टिमिस्टिकली बता रहा हूँ। फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आप ही को देना है, फिर पानी का भी खर्चा आप ही को देना है। और उसके बाद लोगों को समझ में आएगा कि 1980 में अगर हम लोग ये सब चीज करके रख चुके हैं, 1950 में कर चुके हैं, 1969 में चांद पे जाके छोड़ चुके हैं, तो क्यों उसे अबैंडन किया गया? बिल भरने में दर्द होता है। अब यहां पे बात करते हैं विजडम के बारे में। तो ये समझना है, एनर्जी चीप और अबैंडेंट हो सकता है, यही सोलर और विंड हमें दे रहा है कि चीप एंड अबैंडेंट हो सकता है। लेकिन मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, किसी कारण से हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता कि फ्री नहीं होता है। ये फ्री नहीं, आपको इसके लिए पैसा देना पड़ रहा है, इससे फ्री की एनर्जी नहीं आ रही है, इससे पैसा लग रहा है। और जो भी कंपनी या जो भी गवर्नमेंट इस पे खर्च कर रहा है, वो इससे रिकवरी करेगा, यानी कि बिजली जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट पे ही बेचेगा, नहीं तो दूसरा प्लांट नहीं बना पाएंगे। तो उस पर पैसा लगता है, वो कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए 3 रुपया यूनिट में अभी आपको यहाँ से मिल रहा है, वो 10 साल बाद भी 3 रुपया यूनिट रहे, ये हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन ये नहीं होगा कि वो फ्री हो जाए, कभी नहीं होगा। विंड में भी वही होगा, और किसी भी और में ले, न्यूक्लियर में तो वो 8 रुपया 10 रुपया आएगा। सब्सिडी हटा के देखिए तो उतना आता है, सब्सिडी डाल देती है गवर्नमेंट तो लोग न्यूक्लियर सस्ता है, इसलिए पागल हो गया। 3,000 करोड़ का लेट होता है उसमें, और उसमें आप कह रहे हो कि वो सस्ते में देगा बिजली, चूना पे चूना लगा रहे हो आप लोग। तो वही समझिए, वेस्ट हार्मफुल है कि आपको इसके लिए अब ज़्यादा बड़ा विंड फार्म लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा सोलर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा ट्रांसमिशन करना पड़ेगा, और ज़्यादा टका लगेगा। तो वो है, एक्सपेंसिव है, हार्मफुल है, क्योंकि बोल रहे हैं ना, जो ग्रीन हाउस एमिशंस होते हैं बैटरी से, सर उससे 3 गुना ज़्यादा आप एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। वो सोलर फार्म क्या फ्री का बन जा रहा है, या उसके लिए ग्रिड एनर्जी स्टोरेज चाहिए, वो फ्री में आ रहा है, या विंड टर्बाइंस बना रहे हैं जिससे आपको टर्बाइन का ब्लेड का क्या करें अभी तक किसी को पता ही नहीं है, वो सब फ्री में प्रदूषण कर ही नहीं रहा है, वो भी 3 गुना ज़्यादा आपको करना पड़ रहा है। तो वो बहुत हार्मफुल है, बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए नहीं चला है। जबकि हम लोग बोल रहे हैं 1969 में अगर चांद पे यूज कर चुके थे, तो बाद में क्यों नहीं किए? बात वही है। इसीलिए स्पेस शटल में यूज किया गया, अपोलो में यूज किया गया, और शांति से जब ओरायन है फेंक दिया गया, बोला भाई शांति से आ जाओ, बैटरी में आ जाओ, काम करता है। तो वही समझिए। और ओवर टाइम ये समझना बहुत जरूरी है, रनिंग कॉस्ट भागता है। गाड़ी आप ले सकते हैं, सरकार चूना लगा सकती है आपको सब्सिडी देके, रनिंग कॉस्ट में आपके खून के आंसू निकल आएंगे, क्योंकि ओवर टाइम इफिशिएंसी मायने ज़्यादा रखने लगता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप आज गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है, कोई भी आप कुछ भी हो, आपने आज गाड़ी खरीदा, 100 रुपया का तेल अभी चल रही, मान लीजिए रफली कि 100 रुपया का तेल आपका चल रहा है। आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप गाड़ी आराम से 10 साल या 15 साल तक चला सकते हो, पेट्रोल की है तो। 10 साल बाद क्या आप गारंटी दे सकते हो कि 100 रुपया का ही तेल रहेगा? नहीं ना, नहीं ना। 10 साल पीछे जाइए, तेल का दाम कितना था, उतना ही अगर सब चीज ऑप्टिमिस्टिक रहा तो उतना भागेगा, दर्द हो ज्यादा होने लगेगा। तो वही समझना बहुत जरूरी है कि आप आज पैसा बचा लेते हो सस्ता करने के चक्कर में, कल मारे जाओगे राउंड ट्रिप इफिशिएंसी में। बहुत जरूरी, ओवर टाइम राउंड ट्रिप इफिशिएंसी ज्यादा मायने रखता है। तो यही समझ। और इन्फ्लेशन, जिससे अभी सब पूरी दुनिया रो रही है कि इन्फ्लेशन हो रहा है, भैया एनर्जी आप लोग वेस्ट कर रहे हो तो इन्फ्लेशन क्यों नहीं भागेगा? ये सीधा इंडिया का आपको दिखा रहा हूँ, बिजली का दाम, खाने का दाम, तेल का दाम, सब एक स्टेप में भागा है। हमेशा ऐसा होता था, हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता रहेगा, क्योंकि डीजल रुका, आपका खाना इधर से उधर आना जाना बंद हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें चीप एंड अबंडेंट पावर चाहिए, लेकिन वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि सर ना हम ये ट्रैक्टर ना हाइड्रोजन पे चलाएंगे ना, ताकि हमारे किसान भूखे मर जाएंगे, मजा आ जाएगा कि भैया आप हमसे 3 गुना ज़्यादा बिजली लगवाएंगे, हम आपसे पानी का खर्चा निकलवाएंगे, हम आपसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा निकलवाएंगे। अब फिर से कभी आग उग लग गया, फट उठ गया, तो आपको बैटरी का खराब लगता है, हाइड्रोजन तो फटता है। तो
वो भी बल्ले-बल्ले। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और एनर्जी और मनी हमेशा लिंक्ड अप है। आप किसी भी कंट्री का निकालिए, एनर्जी सस्ता था, कंट्री प्रॉस्परस थी। एनर्जी महँगा हुआ, कंट्री की वाट लग गई। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बात हम लोग नहीं समझते, सरकार तो आएगी, चलेगी, चली जाएगी और हम लोग मारे जाएँगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन का राउंड ट्रिप एफिशिएंसी क्यों मायने रखती है और उसे कैसे समझते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल इंग्लिश में देखना है, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का पहला लिंक है, वो खोल के देख लीजिए और आप कमेंट लिख सकते हैं। मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।